हेलो एंड वेलकम टू एमए टीवी कश्मीर इन फोकस। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, अपने इस प्रोग्राम में हम आपको पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख से मुतालिक जानकारियां देते हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान से मुतालिक कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हो तो वो जरूर करें। आज सबसे पहले तो मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में 61 लाख यानी 61 लाख लोगों को जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल दिया गया है। इसमें वो लोग शामिल हैं जो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से हिजरत करके जम्मू और कश्मीर में आबाद हुए। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो इनकी औलादें हैं, और इसमें वो महिलाएं भी शामिल हैं जिन्होंने गैर रियासती लोगों से शादी की और जिसकी वजह से उनको डोमिसाइल नहीं दिया गया, ना उनके बच्चों को दिया गया। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और जम्मू कश्मीर में अब ये लोग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ग्रांट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जाहिर है कि इसका जम्मू कश्मीर की इकॉनमी पे बहुत ही गहरा और पायदार असर पड़ने जा रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता जाऊं कि पाकिस्तान में शेल पाकिस्तान लिमिटेड, जो कि मल्टीनेशनल पेट्रोलियम जो कंपनी है शेल, उन्होंने 77% ऑफ अपने जो एसेट्स हैं वो ऑन सेल कर दिए हैं, सेल पे लगा दिए हैं, और वो पाकिस्तान से जा रहे हैं। इस साल के पहले क्वार्टर में उन्होंने कहा है कि उनको $17 मिलियन का नुकसान हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जो पाकिस्तान छोड़ के जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तान के जो गैर मुल्की जो ज़र मुबादला आ रहा था, जो फॉरेन रेमिटेंसेस आ रही थी, जो यहाँ से लोग भेजते हैं, उसमें भी 2022-23 के पहले 11 माह में जो है वो $3.7 बिलियन की कमी वाक़या हुई है, और वो भी कम हो रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो सीरियस क्राइसिस में जा रही है। इसके अलावा अब चलते हैं हम पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की कुछ खबरों की तरफ। इसमें एक खबर तो ये है कि 26 जून को ट्रांसपोर्टर्स ने मुजफ्फराबाद के तमाम रूट्स पर हड़ताल का ऐलान कर दिया है। वो कह रहे हैं कि हम टैक्स देते हैं, सारा कुछ देते हैं, लेकिन हमें जो सहूलतें हैं वो उसके मुताबिक नहीं मिल रही। इसके अलावा आज पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर, जिसमें सदनोती भी है, हजीरा, पुंछ भी है, वहाँ पे टीचर्स ने तालीमी बाइकाट किया है और उनका मुतालबा अपग्रेडेशन का है। वो कह रहे हैं कि हमारी अपग्रेडेशन की जाए। अस्तोर में नाजरीन बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ है कल। गेहूं की किल्लत और कोटे में कमी के खिलाफ लोगों ने जो है वो अली चौक में, अस्तोर में 6 घंटे तक कब्जा किए रखा और तमाम ट्रैफिक बंद कर दी और टायर जलाए। पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान के हालात इस कदर खराब हैं कि एक साल में 220 लोगों ने खुदकुशियां की हैं। सरकार का ये दावा है कि ये लोग जो खुदकुशियां जिन्होंने की हैं ये ज़हनी मरीज थे, लेकिन सिविल सोसाइटी का ये दावा है कि ये खुदकुशियां समाजी घुटन, पसंद की शादी के रास्ते में रुकावटें, मुआशी यानी इकोनॉमिक तंगदस्ती, घरेलू यानी डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार और तालीमी मैदान में गैर मियारी रिजल्ट या कारकर्दगी है। और सबसे ज्यादा खुदकुशियां जिला गजर में बताई गई हैं कि वहां हो रही। इसके अलावा नाजरीन, भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह 23 जून को जम्मू जा रहे हैं और वहां वो अवामी रैली से खिताब करेंगे। 26 जून को भारतीय वजीर दफा राजनाथ सिंह जो जम्मू पहुंच रहे हैं, और 27 जून को वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर समेत पूरे मुल्क में लोगों से खिताब करेंगे। नाजरीन, ये कुछ खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करना थी। व्लादिमीर पुतिन जो रूस के सदर हैं, यूक्रेन के हवाले से उन्होंने ये बयान दिया है कि यूक्रेन में मैं यूक्रेन से नहीं लड़ रहा, बल्कि यूक्रेन की सरजमीन पर मैं अमेरिका और मगरबी ताकतों से लड़ रहा हूं, जो यूक्रेन को अपना असलहा, टैंक वगैरह दे रहे हैं, और जाहिर है कि डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी दे रहे हैं। इसके ऊपर और जो डोमिसाइल का इशू है, इसके ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ आपके जाने पहचाने मेजर जनरल AK सिवाज साहब मौजूद हैं। जनरल साहब, आपका बहुत स्वागत है हमारे शो पे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।
साहब, मेहरबानी। पहले तो ये बताएं, ये जो डोमिसाइल का मसला है, इससे क्या जम्मू कश्मीर की जो डेमोग्राफी है इसके ऊपर कोई फर्क पड़ने जा रहा है? यानी ये जो डोमिसाइल हैं इसकी वजह से जो गैर कश्मीरी या गैर जमवाल हैं उनको, उनकी तादाद में भी इजाफा होगा, जिससे इलेक्शन के रिजल्ट पे कोई इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो ये इल्जाम लगाना है। बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लोग तो रह रहे हैं जम्मू कश्मीर में। ये कुछ एक तो लोग जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से आए थे, जिस प्रकार से मीरपुर से, कोटली से, मुजफ्फराबाद से, बिम्बर से, जब देश आजाद हुआ था, और उसके बाद जब ये आपस में जब पाकिस्तान के जो इन्वेडर्स ने हमला कर दिया था, तो इन इलाके से आए थे, उनको अभी तक जो है सिटीजनशिप नहीं मिली थी। इसी प्रकार से कुछ एक लोग गोरखास हैं और वाल्मीकि हैं, जो कि शेड्यूल ट्राइब हैं, शेड्यूल कास्ट, वो भी जम्मू कश्मीर में रह रहे थे, पर उनको डोमिसाइल नहीं था। और इसी प्रकार से जो औरतें बाहर शादी कर लेते हैं, उनके बच्चों को भी एक प्रकार से जम्मू कश्मीर की डोमिसाइल से बरकरार किया जाता था। तो ये जो लोग हैं वो कोई बाहर से नहीं, यही हैं जो पहले वहीं थे। हाँ, कुछ एक हो सकते हैं वो ये कि अब एक और कर लिया कि अगर कोई 12 साल वहां रहता है और उसका 10th और 12th का भी सर्टिफिकेट है, तो उसको भी डोमिसाइल मिल सकता है। मगर सच्चाई ये है कि असलियत में ये उन लोगों को मिल रहा है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में रह रहे थे, पीओजे के से आए थे, जो कि अपने देश में रहने के बावजूद सेकंड क्लास सिटीजन मानते थे, उनको कोई जॉब नहीं मिल सकती थी। इसका मतलब जो लोग अब जैसे छम से भी जब आए थे 1965 और 1971 की लड़ाई के बाद, जो छम पाकिस्तान ने ले लिया था, वहां से भी जो लोग आए थे, उनके पास भी कोई डोमिसाइल, कोई सिटीजनशिप नहीं था। और ये एक डिमांड थी, और ये बहुत अच्छा, देर आए दुरुस्त आए, मैं तो कहता हूं ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। सच्चाई यह है कि हो क्या रहा है, जब से आर्टिकल 370 और 35 एब्रोगेशन हुआ है, उसके बाद जम्मू और कश्मीर जो है भारत के बिल्कुल दूसरी स्टेटों की तरह हो गया है, कि वहां पर जिस प्रकार से कोई भी कहीं जा सकता है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर के लोग तो कहीं भी जाके जमीन खरीद सकते हैं, उनके लिए कोई पाबंदी पहले भी नहीं थी। मगर अभी जो है, जिस प्रकार से जो लोग वहां से डिस्प्लेस्ड हुए थे जब पीओजे के से, उनके लिए एक प्रकार से सिटीजनशिप मिल गई, वो जॉब ले सकते हैं। जो एक बड़ा नई बात और जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, अभी भारत के जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन का प्रोसेस खत्म हो गया। अभी ये सोचने में आया है कि ये जो असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं नजदीक टाइम में, इसमें जो 24 असेंबली सीटें हैं, ये उनमें भरी जाएगी। ये जो लोग पीओजे के थे, क्योंकि उनको रिप्रेजेंट करती है, तो उनके अंदर इलेक्शन होके, तो अभी असेंबली जो होगी उसमें ये 24 सीटें भरी जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया है, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट इनके ओरिजिनल एड्रेस पे दिया गया है। मतलब कि कोई लोग कोटली का है, मुजफ्फराबाद है, या भिम्बर के हैं, या जिस भी इलाके के हैं, उसका एड्रेस दे के गया, तो ये दिखाने के लिए कि ये इलाके भारत के हैं और आपको हम भारतीय मानते हैं, जो कि पहले होना था। तो अभी ये 24 सीटें हैं, ये असेंबली सीटें भरी जाएंगी। और ये जब लोकसभा के इलेक्शन होंगे, तो ये 6 पार्लियामेंट सीटें हैं, वो भी भरी जाएंगी। ये एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, और इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। और ये डिमांड आपकी काफी टाइम से, आप बार बार ये कह रहे हो कि अगर आप चाहते हो कि पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा बने, तो पहले तो आप ये करें, इसमें तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1994 का एक रेजोल्यूशन पास हुआ है पार्लियामेंट में, जिसमें यह हुआ था कि पूरा जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा है, और ये जो 24 सीटें हैं ये खाली छोड़ी जाए असेंबली में। तो मुझे लगता है कि इससे अगला स्टेप है ये कि आप अब इनको भरें, इनको रिप्रेजेंट करें, और जो नेक्स्ट स्टेप होगा अब कि आप रोड मैप बनाएं कि किस प्रकार से पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा बने। क्या कुछ कार्रवाई करनी है? यू हैव टू डू एवरीथिंग व्हाट इज देयर इन योर पावर, ऑल इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर मस्ट बी यूटिलाइज, कि आप आने वाले समय में पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान का भारत का हिस्सा बनाएं। यूं तो ये सच्चाई है कि आज पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में लोग परेशान हैं,
वो खुद चाहते हैं भारत में मिलना। वहां बिजली पानी सबकी प्रॉब्लम है, आटा है 300 रुपए केजी मिल रहा है, पे पेंशन मिल नहीं रही। जो बिजली बांग्ला डैम से पैदा होती है पीओजेके में, वो चली जाती है पंजाब में, और इनको तो 5 ना बिजली मिलती है, अगर मिलती भी है तो 3 गुना रेट ज्यादा है। नीलम नदी जो इनकी मेन नदी थी, उसका मुंह मोड़ के पंजाब में कर दिया। तो ये लोग तो वैसे परेशान है, इनको अभी पता लग गया है कि कितनी बड़ी गलती होगी कि आज ये पाकिस्तान का हिस्सा है, ये भारत के लोग हैं, भारत के अंदर मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज वहां से भी आवाज आ रही है, और मुझे लगता है कि 2024 के जो इलेक्शन हैं उसके अंदर जब प्राइम मिनिस्टर मोदी दोबारा सिलेक्ट होकर आएंगे, तो अगले 2024 से 2029 के दौरान हम ये देख सकते हैं कि पीओजेके और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा बनेगा। क्योंकि जो लोगों को शक है उनको ये भी समझना चाहिए कि आज से 10 साल पहले लोग कहते थे कि कभी भी आर्टिकल 370 और 35A को अब्रोगेट नहीं किया जा सकता, मगर वो करके दिखाया, वो अभी रियलिटी है। तो ये भी सच्चाई है कि आने वाले समय में पीओजेके और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा बनेगा और खुशहाली दोनों तरफ आएगी। मिर्जा साहब, बहुत अच्छी बातें आपने की, बड़ी अहम बातें आपने की हैं और बड़ी हौसला अफजा बातें की हैं, इनकरेजिंग बातें हैं। और मुझे यकीन है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोग जब ये हमारा आज का प्रोग्राम देखेंगे तो उनको भी ये समझ आएगा कि जो भारत के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो कल को ये जब इलाके मिलेंगे हिंदुस्तान में, तो फिर पीओजेके के जो लोग हैं यहाँ से ये इलेक्ट होकर राज्यसभा और लोकसभा में जो है रिप्रेजेंटेशन करेंगे इसकी, अपने इलाकों की। और इसके साथ साथ जो वाइडर ग्रेटर जम्मू कश्मीर की जो असेंबली होगी उसमें भी ये इलेक्शन लड़ेंगे और उसमें हिस्सा लेंगे। जनरल साहब, थोड़ा सा हटके एक सवाल है। व्लादिमीर पुतिन जो रूस के सदर हैं, उन्होंने बयान दिया है कि मैं यूक्रेन में यूक्रेन के साथ जंग नहीं कर रहा, बल्कि यूक्रेन की सरजमीन पर मैं मगरबी ताकतों के साथ जंग कर रहा हूं। तो ये उनके बयान आया है, कैसे देखते हैं इस बयान को आप? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि मिर्जा साहब की जो रूस है वो सेकेंड मिलिट्री पावर है वर्ल्ड का, और करीब करीब $70 बिलियन वो डिफेंस पे खर्च करता है। यूक्रेन एक छोटा देश है, वो 12वीं मिलिट्री पावर है, और उसकी इकोनॉमी भी कोई खास अच्छी नहीं। तो जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तो सबने ये सोचा था कि रूस जो है चंद एक दिनों में ही यूक्रेन को एक प्रकार से जीत लेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। और उसका एक मेन कारण ये है कि एक तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं जो रूस की फौज थी उसमें वो ताकत नहीं थी जो दिखाई जा रही थी, और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी गलती भी पुतिन से हुई जिस प्रकार से इन्होंने इनिशियली अटैक किया। मगर ये भी सच्चाई है कि ये लड़ाई जो है ये रूस वर्सेस यूक्रेन नहीं है, ये रूस वर्सेस नेटो और अमेरिका है। क्योंकि जो हथियार दिए गए हैं और वो एक प्रकार गेम चेंजर है। अगर मैं हथियार की बात करूं तो सबसे पहले उन्होंने डिफेंसिव हथियार दिए नेटो और अमेरिका ने। वो स्टिंगर मिसाइल थी, वो जो कि एंटी एयरक्राफ्ट, इसी प्रकार जेवलिन एंटी टैंक, और उसी प्रकार स्विच ब्लेड ड्रोन। इन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान किया। रूस की फौज जो अंदर घुस के आ गई थी, कीव में भी, खारकीव में भी, उड़ीसा में भी, खारासोन में, तो इनको मार लगी और ये पीछे हटना पड़ा। उसके बाद इन्होंने ऑफेंसिव हथियार दिए। ऑफेंसिव हथियार में हाई मार दिया, हाई मोबिलिटी आर्टी रॉकेट सिस्टम, M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर, और अब जो इन्होंने टैंक दे दिए हैं मेन बैटल टैंक, ब्रिटेन के चैलेंजर 2 और जर्मनी के लेपर्ड 2 और अमेरिका का इब्राहिम है। और उसके बाद उन्होंने अब MiG-29 भी दिए हैं, F-16 की भी बात चल रही है, और पेट्रोइट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो सबसे जो लेटेस्ट हथियार जो कि नेटो के अलावा और किसी देशों को नहीं मिलते, वो हथियार सारे के सारे यूक्रेन को दे गए। यूक्रेन के जो पायलट थे या यूक्रेन के जो एक प्रकार क्रू था, उनको ट्रेन किया गया है यूरोप के अंदर। तो ये सच्चाई है कि ये जो स्टेटमेंट पुतिन ने दी है कि ये लड़ाई रशिया वर्सेस यूक्रेन नहीं, बल्कि रशिया वर्सेस नेटो और अमेरिका है, ये बिल्कुल सच है, इसमें कोई शक नहीं। मगर यह भी सच्चाई है कि कहीं ना कहीं पुतिन ने जो यूक्रेन की मिलिट्री पावर को अंडर एस्टिमेट किया, और कहीं ना कहीं उसकी खामियां गलती लगी।
अब ये लड़ाई एक ऐसे मोड़ पे पहुंच गई है, इसको 16 महीने हो गए हैं, लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही। ये लड़ाई यहां से कहां जाएगी, इसका कहना बड़ा मुश्किल है। अभी रूस ने अपने बेलारूस जो कंट्री है वहां पर अपने न्यूक्लियर हथियार भी लगा लिए हैं, जो कि टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार है। इससे खतरा बढ़ता जा रहा है और यह भी डर है कि अगर यूक्रेन क्रीमिया की तरफ हमला करती है, क्योंकि क्रीमिया भी यूक्रेन का हिस्सा था, 2014 में रूस ने उसको ले लिया था। आज वो क्रीमिया रूस का हिस्सा बना है और वो एक रेड लाइन है। अगर यूक्रेन क्रीमिया पे हमला कर देता है तो रूस कुछ भी कर सकता है, हो सकता है वो न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल करे या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा सकती है लड़ाई। तो सच्चाई यह है कि एक बहुत फ्लूइड सिचुएशन है और ऐसा लगता है कि अब ये लड़ाई रुकनी चाहिए, क्योंकि ये अब बड़ा नुकसान हो सकता है। और ये भी मैं बताऊं मिर्जा साहब, इसका लड़ाई का सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है? इसका फायदा हुआ है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका के जो हथियार बिके हैं, अमेरिका की जो आर्मामेंट इंडस्ट्री है उसकी बड़ी बढ़ोतरी हुई है। छोटे छोटे देश जो कि आज तक किसी मिलिट्री अलायंस में नहीं आते थे, जैसे फिनलैंड और स्वीडन, आज वो भी नेटो में आना चाहते हैं। सभी लोग, सभी देश बड़े हथियार खरीद रहे हैं। नेटो के हर एक देश ने, जो उनका डिफेंस बजट है कम से कम 30 से 40% बढ़ा है, हथियारों की बहुत ज्यादा सेल हुई है। तो इससे आर्मामेंट इंडस्ट्री जो यूएसए की है उसमें बहुत बढ़ावा आया है। तो ये सच्चाई है, इस लड़ाई का फायदा अमेरिका को डायरेक्टली हुआ है और किसी हद तक चीन को हुआ है। तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल ठीक है पुतिन का कि ये लड़ाई रूस वर्सेस यूक्रेन नहीं, ये लड़ाई रूस वर्सेस नेटो और अमेरिका है। मगर ये सच्चाई है कि आज ये लड़ाई एक बहुत ही निर्णायक और भयानक रूप में पहुंच गई है। अगर ये लड़ाई नहीं रुकती अभी तो फिर ये कोई भी मोड़ ले सकती है। बिरता साहब, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं आपने और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने रेज किए हैं। जनरल साहब, 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं और जैसा कि लास्ट प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस किया था, ये हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने यूएस कांग्रेस से 2 दफा खिताब किया। इससे पहले चर्चिल ने और नेल्सन मंडेला ने जो है वो खिताब किया था। तो आप क्या देख रहे हैं इस दौरे का? अमेरिकन को क्या फायदा होगा और हमें क्या फायदा होगा? हाँ देखो, कोई भी अगर जो समझौते होते हैं, जब तक दोनों देशों को फायदा नहीं होता तब तक वो समझौते होने मुश्किल है। और इसमें दोनों को फायदा, विन विन सिचुएशन है। भारत को सबसे इंपॉर्टेंट फायदा यह है कि भारत जो है ज्यादातर हथियार रूस से लेता था, मगर अब वो घट के हैं। अब भारत खुद बना रहा है और भारत ने 3 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन की हुई अमेरिका से, मगर अभी तक उसने हमको जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी वाले हथियार नहीं दिए थे। और यह सच्चाई है कि जो एक जेट इंजन है, भारत ने बाकी हथियार तो बनाने एक प्रकार स्टार्ट कर दिए, मगर जो जेट इंजन है उसको नहीं बना पाए और वो 4 ही देशों ने उसकी मान्यता प्राप्त की है। उसके अंदर अमेरिका है, उसके अंदर यूके है, उसके अंदर फ्रांस है और उसके अंदर रशिया है। चीन भी जो अपने इंजन है वो रूस से लेता है। तो ऐसे में भारत जो था वो बहुत जरूरी था उसको ये लेटेस्ट इंजन लेना, GE414, जो कि जनरल इलेक्ट्रिकल बनाएगी अमेरिका की, और उसका कोलैबोरेशन होगा HL से, जॉइंट प्रोडक्शन होगा भारत के अंदर, और ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से होगा। जो टेक्नोलॉजी आज तक अमेरिका ने किसी दूसरे देश को नहीं दी नेटो के अलावा, वो भारत को दी। दूसरा जो एक बहुत बड़े हथियारों का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है वो है कि 30 जो MQ ड्रोन्स हैं, जिसको प्रीडेटर ड्रोन भी बोलते हैं, सी गार्डियन, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अमेरिका को भी लगता है कि अगर इंडो पैसिफिक को सर्वेलेंस करना है, जहां पर जमावड़ा चीन का बढ़ता जा रहा है, उसकी सबमरीन फैल रही है, तो ऐसे में भारत को उसको इक्विप करना पड़ेगा। ये MQ-9 ड्रोन जो कि स्टेट ऑफ आर्ट है, जिनकी रेंज 2500 किलोमीटर है
और जिनके 6 से 8 मिसाइलें लग सकती हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमको MQ-9 जो 30 ड्रोन दिए जाएंगे $3 बिलियन के, जो इससे बहुत फायदा होगा कि ये हथियार लेटेस्ट है, भारत के अंदर टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होगी और भारत में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। अब समझते हैं कि अमेरिका का क्या फायदा है। देखो, अमेरिका को भारत की जरूरत है कि चीन से अगर उनको मुकाबला करना है इंडो पैसिफिक में, इसलिए वो भारत को चाहते हैं कि भारत ज्यादा ताकतवर बने। दूसरा, वो धीरे धीरे भारत को रूस के जो की तरफ जो जहां झुकाव था, क्योंकि भारत रूस से हथियार लेता था, भारत डिपेंडेंट था रूस पे, उसको भी धीरे धीरे वो हटा रहे हैं, ये भी सच्चाई। तीसरा, एक भारत बहुत बड़ी मार्केट बन के आ रहा है अमेरिका के। अभी भारत का और अमेरिका का $190 बिलियन का ट्रेड है, आने वाले 3-4 साल में वो 500-600 बिलियन होगा। यहाँ पर मैक्रोन जो है वो भी अपने अभी वो बनाने वाली है, क्या नाम है, आपके लैपटॉप और मोबाइल, इसी प्रकार से एप्पल बना रहा है और यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला अमेरिका। काफी इंडस्ट्री आएंगी, जो सप्लाई चेन चीन से शिफ्ट हो रही है वो भारत में आ रही है, तो अमेरिका को भी एक बहुत बड़ी मार्केट मिल रही है। अमेरिका के हथियार बिक रहे हैं, अमेरिका को लग रहा है कि भारत जो है रूस के पलड़े से निकलाएगा और अमेरिका को लगता है कि भारत की जरूरत उसे है चीन के आगे। तो अमेरिका को भी फायदा है, भारत को भी फायदा है कि भारत को आज ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से लेटेस्ट वेपन मिलेंगे, जिससे भारत की जो ताकत और बढ़ेगी और ये बनेगा मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। भारत अपने ही लिए नहीं बल्कि ये हथियारों को बेच के फॉरेन रिजर्व भी कमा पाएगा। तो मुझे लगता है सच्चाई ये है मिर्जा साहब, ये एक हिस्टोरिक विजिट है। इस विजिट से दोनों देशों को बहुत फायदा होने वाला है और ये आने वाले समय में एक गेम चेंजर और फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगी। मिर्जा साहब। जनाब, बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आज हमारे साथ जुड़ने का। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अमेरिका यात्रा जो है वो एक इंतहाई अहम यात्रा है और जनरल साहब कह रहे हैं कि ये गेम चेंजर यात्रा हो। हमारी भी यही तवक्को है कि नरेंद्र मोदी या भारत के जो भी डेलीगेशंस दुनिया में जा रहे हैं वो भारत के लिए और दुनिया के लिए गेम चेंजर साबित। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा को ट्यूसडे तक के लिए इजाजत दे। ट्यूसडे को 6:30 बजे लंदन टाइम आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।